नमस्कार। राम राम, राधे राधे। मैं आपका प्यारा साथी अरुण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अरुण सर सीडीपी पर। आप सभी जानते हैं कि आगे आने वाले समय में 18 फरवरी को आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा और उससे पहले 11 फरवरी को आरओ एआरओ का एग्जाम होगा। तो दोनों एग्जामों को ध्यान में रखते हुए या फिर कभी भी यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम होगा उसमें उत्तर प्रदेश विशेष से जो जीके बनती है उसमें कोशिश ये करी जाएगी मेरे पेपर में कि जो भी सवाल बने वो इसी वीडियो से बन जाए। वीडियो पूरा देखें, अगर आपको पसंद आए तो देखने के बाद लाइक करें, पहले लाइक ना करें। और अगर पसंद ना आए तो बिल्कुल लाइक ना करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपकी अंतरात्मा कह रही है कि हमको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तभी सब्सक्राइब करें, दिल पर पत्थर रख के सब्सक्राइब ना करें। ठीक है, तो अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, वीडियो पूरा देखें, अंत तक रहें। आज हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं वो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं खनिज संसाधन और दूसरा टॉपिक उत्तर प्रदेश की जनजातियां। दोनों टॉपिक से लगभग लगभग एक एक नंबर का दोनों में बनेगा उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में, या फिर आरओ एआरओ में, या फिर उत्तर प्रदेश विशेष का जो भी पेपर होगा उसमें कम से कम 2 नंबर का प्रश्न यहां से बनेगा। तो पहली बात करते हैं अपन यहां पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, तो बच्चा ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? जिनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उनको ऊर्जा संसाधन कहते हैं। सामान्यतः ऊर्जा संसाधनों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। प्रकार कितने हैं ऊर्जा संसाधनों के? दो, पहला और दूसरा। पहले हैं परंपरागत परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन ऐसे हैं जिनको हमारे पूर्वज भी प्रयोग करते रहे हैं, जिनको हमारे पूर्वज भी प्रयोग करते रहे, प्रयोग करते रहे हैं, जिनको हम ही जिन्हें हमारी पीढ़ी, जो हमारी जनरेशन है वही प्रयोग कर रही है, प्रयोग करती है। वो क्या होते हैं? आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। एज एन एग्जाम्पल मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं परंपरागत में केरोसिन, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और कोयला प्रमुख हैं, और कोयला प्रमुख हैं। यहां से सवाल बन जाता है और अच्छा बनता है, ऐसा नहीं कि खराब सा सवाल बने, आराम से पूछता है वो और आराम से आके 1 नंबर का आपको मिल जाएगा। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन कराने से पहले आप लोगों को ऊर्जा संसाधन समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। यहां पर सौर ऊर्जा, क्योंकि इनको हमारे दादाजी प्रयोग नहीं करते थे। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, या फिर इसी को अपन कहते हैं सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। ऐसे बहुत सारे ऊर्जा संसाधन हैं जिनको हम हमारे पूर्वज प्रयोग नहीं करते थे, उनको हम ही प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ऐसे ऊर्जा संसाधनों को हम क्या कह रहे हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। बच्चा क्या कहते हैं भाई? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, है ना। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके उधर टांग देते हैं जिससे कि आपके पेपर में सवाल बने लेकिन इसके बाहर ना जाए, इस बोर्ड से बाहर ना चला जाए, इतना मेरा प्रयास है केवल, है ना। इसको थोड़ा सा मैंने उधर टांग दिया जहां से कि चीजें ज्यादा बेहतर आप लोगों को दिखाई देंगी, है ना। तो हरे रंग का ले लेते हैं, हरा रंग ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर देख लो बच्चा, हरा रंग अपने ले लिया, है ना। हरा रंग ले लिया। परंपरागत ऊर्जा संसाधन केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इनको एक बार खत्म करके दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते, तो इनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, देखो भाई ये कहते हैं, ये, है ना, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। और इनको कहते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा
संसाधन, इनको एक बार प्रयोग करके दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, रिन्यूएबल। आपसे कह देगा कि नवीकरणीय कौन से, तो गैर, अनवीकरणीय कौन से, परंपरागत, है ना। इनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन हैं, जैसे हम अगर बात करें कोयला किससे प्राप्त होता है, तो कोयला प्राप्त होता है भाई कार्बन से। कोयला अवसादी चट्टानों में जो जीव जंतु होते हैं, अवसादी चट्टान और जीव जंतु होते हैं, ऑर्गेनिज्म, जीवाश्मों से बनता है, जीवाश्मों से मिलकर बनता है, कार्बन से बनता है। नॉर्मली किससे बनता है, ये कार्बन का रूप है। कोयला किसका रूप है, कार्बन का, पहला। अगर हम दूसरा बात करें यूरेनियम, तो यूरेनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो यूरेनियम बेटा प्राप्त होता है आपके किससे, पिच ब्लेंड नाम के अयस्क से, पिच ब्लेंड नाम के अयस्क से। अगर आपसे पूछ ले वो तीसरा थोरियम, थोरियम भी एक ऊर्जा संसाधन है जिसकी मात्रा भारत में अधिक है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला ऊर्जा संसाधन कौन सा है, थोरियम। थोरियम मोनोजाइट रेत से मिलता है, किससे, मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है, मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है थोरियम। और चौथा जो ऊर्जा संसाधन है, मैं अगर अब यहां पर बात करूं, पेट्रोल, पेट्रोल भी कौन सा है, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। अगर यहां पर अपन बात करें भाई जो अपना कोयला है, कोयला, कोयला, कोयला हमने देखा कि बच्चा कोयला कार्बन से मिलता है, पिछली स्लाइड पर बताया, यह अवसादी चट्टान है, पिछली स्लाइड पर बताया अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है, पिछली स्लाइड पर बताया कोयला कार्बन का अपरूप है। कोयला जीवाश्म से प्राप्त होता है, कोयला किससे प्राप्त होता है, जीवाश्म से प्राप्त होता है, जीवाश्म ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है। और कोयला एक परंपरागत, परंपरागत या फिर हम कह सकते हैं अनवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन कौन सा है आपका, कोयला। तो यहां तक जो मैंने पिछली स्लाइड पर लिखा था वो मैंने यहां पर भी लिख दिया कि आपको बार बार स्लाइड बदलने की आवश्यकता न पड़े। अगर आपसे पूछ ले कि कोयला के कितने प्रकार होते हैं बेटा, तो आप बता के आना उसको कि भैया देखो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, कोयला के प्रकार, तो कोयला के कितने प्रकार हैं भाई, 4 प्रकार होते हैं। कितने, 4 प्रकार कोयला के होते हैं। और वो 4 प्रकार कौन से हैं बच्चा, वो 4 प्रकार कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पीठ, सबसे खराब, सबसे खराब। पीठ कोयला जो होता है वो क्या होता है, सबसे खराब। बिटुमिनस, बिटुमिनस, बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक, भारत में क्या है भाई, सर्वाधिक। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम। और लिग्नाइट, इसको कहते हैं हम भूरा कोयला, भूरा कोयला। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, पढ़ते रहो बस। देखो यहां पर मैंने आपको बताया लिग्नाइट, यहां पे बताया एंथ्रेसाइट, यहां पे बताया बिटमिनस, यहां पे बताया पीट। जो पीट कोयला होता है इसमें 25% से कम कार्बन होता है, 25% से कम कार्बन होता है, दूसरे पेन से लिखें ज्यादा बेहतर है, 25% से कम, कम कार्बन होता है। इसमें एबव 90% से अधिक होता है। यहां पर 55 से 90% के बीच कार्बन होता है और यहां पर 25 से 55% के बीच कार्बन होता है। भारत में, भारत में गोंडवाना युगीन चट्टान, गोंडवाना युगीन चट्टान, युगीन चट्टान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। दूसरा फैक्ट आपसे पूछे
कि और क्या क्या प्रसिद्ध है भाई, गोंडवाना युगीन चट्टान किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा सवाल आपसे पूछ ले कि जो आपकी दामोदर नदी घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी घाटी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक तो आपने याद कर लिया होगा, लिख लिया होगा। और दूसरा एक और फैक्ट अगर आपसे पूछ ले कि झारखंड झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये तो मैंने कोयला को बता दिया आपको भारत के अपर लेवल पर। अब यहां पर मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश का शहर और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। शहर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर, उत्तर प्रदेश के शहर व उनसे संबंधित खनिज, उनसे संबंधित खनिज, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर और उनसे संबंधित खनिज। तो यहां पर हमने देखा बच्चा, यहां पर लिखूं मैं शहर और यहां पर लिखिए आप खनिज। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक, तो यहां पर आपसे अगर पूछे, यहां पर अगर वो आपसे पूछ रहा है, एक सेकंड रुकिए बस, ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर मैंने आपको कल परसों ही बताया था, परसों की क्लास में, और रेगुलर बता रहा हूं, ये सवाल हमेशा पूछता है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? हमारा यूपी का शहर है, जहां यूपी का एकमात्र शहर कौन सा है जहां यूरेनियम पाया जाता है, वो कौन सा है? ललितपुर। तो ललितपुर याद रखना है आपको, है ना? तो यह बात याद रखनी है। लौह अयस्क यूरेनियम और तांबा, लौह अयस्क यूरेनियम तांबा, लौह अयस्क, लौह अयस्क यूरेनियम तांबा, रॉक फॉस्फेट के लिए कौन प्रसिद्ध है भैया? ये सबके लिए ललितपुर प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, यूरेनियम और तांबा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है भाई? यूरेनियम और तांबा रॉक फॉस्फेट के लिए एकमात्र स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का? ललितपुर। आपसे पूछे सिंगरौली, सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है? यूपी में यहीं पर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? कोयला पाया जाता है। क्लियर है? तो ये दो फैक्ट मैं उधर कर दे रहा हूं, क्योंकि ये यहां से सवाल खूब बन जाएगा, है ना? तो इसको हम उठा के इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, और उधर हम कुछ और लिख लेंगे। अब यहां पर आपसे पूछेगा, बहुत बार पूछे गए सवाल हैं, आपसे पूछेगा कि बॉक्साइट कहां पर पाया जाता है? बॉक्साइट, अभी शहर शहर लिख दे रहे हैं, ललितपुर बांदा, ललितपुर बांदा, है ना? तो ललितपुर बांदा वाराणसी, इधर तो अपन शहर लिख रहे थे ना, शहर, और इधर खनिज। तो यहां पर कौन से की बात कर रहे हैं हम? बॉक्साइट की। ये कहां पर है? ललितपुर बांदा वाराणसी, तीन जगहों पे क्या पाया जाता है आपका? तीन जगहों पे क्या पाया जाता है बच्चों? बॉक्साइट, शहर और खनिज। यहां से एक सवाल लिख के ले लेना, ललितपुर बांदा और वाराणसी में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो याद रखिए, यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह भी सवाल आपसे पूछ लेगा। एल्यूमिनियम की प्राप्ति किससे होती है? बॉक्साइट से। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं आपको एक और खनिज बताना चाहूं, एक और खनिज बताना चाहूं, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर इंपोर्टेंट है। कहां पर पाया जाता है? तो याद रखिए मिर्जापुर। कहां पर? मिर्जापुर। और मिर्जापुर के अलावा पूछ ले तो भारत का एकमात्र जिला जो कि 4 स्टेट के साथ सीमा बनाता है, सोनभद्र।
सोनभद्र। तो इस स्लाइड पर मैंने आपको बताया, एक तो ललितपुर में क्या क्या मिलता है ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ललितपुर में क्या क्या मिलता है? लौह अयस्क, यूरेनियम, तांबा, रॉक फॉस्फेट। और सिंगरौली में क्या मिलता है? कोयला। कोयला केवल सिंगरौली में ही मिलता है। ललितपुर, बांदा, वाराणसी तीनों में बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का, यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, ओर है। और मिर्जापुर और सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक, देखो भाई, एक तरफ लिखें खनिज और दूसरी तरफ लिखें शहर। संगमरमर पूछ लेगा आपसे, संगमरमर कहां पाई जाती है? संगमरमर यूपी में। तो ये है आपके मिर्जापुर, दूसरा सोनभद्र। कहां पर? मिर्जापुर, और दूसरा कौन सा? सोनभद्र। क्लियर है? अगला फैक्ट आपसे पूछ ले, आपसे कहे सैल खड़ी कहां पाई जाती है? सैल खड़ी, तो झांसी, हमीरपुर। सैल खड़ी, झांसी, और दूसरा कौन सा? हमीरपुर, यूपी में ही है। आपसे पूछ ले सैंडस्टोन कहां पाया जाता है? मिर्जापुर। आपसे पूछ ले कि गेरू कहां पाया जाता है? गेरू कहां पाया जाता है? बांदा। आपसे पूछे सोना भी है क्या कहीं यूपी में? तो चले जाओ सोनभद्र। सोना, सोना किस कहां पर मिलता है? सोनभद्र। सोना सोनभद्र में, तो इनको पहुंचा दो उधर, क्योंकि इतना ही था इधर तो, ठीक है? सोना कहां पर पाया जाता है? सोनभद्र। उसको लिखते रहना, तब तक मैं इधर लिख ले रहा हूं, है ना? सोना सोनभद्र। ग्रेनाइट कहां है? बांदा, हमीरपुर, ललितपुर। ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, ललितपुर, महोबा, और सोनभद्र। कहां पर भाई? यहां पर सोनभद्र में ग्रेनाइट, ठीक है? अगला आपसे पूछ ले डायस्पोर कहां पर पाया जाता है? डायस्पोर, झांसी, महोबा। झांसी, झांसी, महोबा, ये दो जगह क्या पाया जाता है आपका? डायस्पोर। आपसे पूछ रहे सिलेमेनाइट कहां पर पाया जाता है? सिलेमेनाइट कहां पर पाया जाता है? सोनभद्र। कहां पर? सोनभद्र। फेल्सफर कहां पर पाया जाता है? फेल्सफर, झांसी। फेल्सपार, फेल्सपार, ये कहां पर पाया जाता है? झांसी। क्लियर है? ये वाली बातें आपको याद रखनी है। आपसे पूछ ले सैंडस्टोन करवा दिया आपको, डोलोमाइट करवा दिया, सैलखड़ी करवा दिया, कांच बालू कहां पर पाया जाता है? प्रयागराज, चित्रकूट, अलीगढ़। कांच बालू अलीगढ़, चित्रकूट, प्रयागराज, इन तीन जगहों पर कौन सा पाया जाएगा आपका? कांच बालू, है ना? तो ये याद रखने हैं आपको। एक तो ये
7 8 10 ही करवाए मैंने, ज्यादा नहीं करवाए, और ज्यादा करवा नहीं रहा क्योंकि अगर आएगा तो पेपर में यहीं से आ जाएगा, बाकी नहीं आएगा। ये तो हो गए खनिज। अब ऊर्जा संसाधन, मैंने जो शुरुआत करी है इस टॉपिक की वो है ऊर्जा संसाधन। मैंने ही आपको कराया है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का एकमात्र, एकमात्र परमाणु केंद्र, परमाणु संयंत्र, ये कहां पर है आपका? नरोरा। नरोरा में कितनी इकाई चालू है? 2 इकाई, 2 यूनिट्स चालू हैं, 2 यूनिट हैं यहां पर परमाणु। कब शुरू हुआ था? 1991 से चल रहा है, गंगा नदी पर बुलंदशहर में। ये मैं करवा चुका हूं। पिछली क्लास, इससे जस्ट पीछे का जो वीडियो है उसको उठा के देखोगे तो उसमें आपको उत्तर प्रदेश के परमाणु संयंत्र, उत्तर प्रदेश के बिजली बनाने वाले जो कल कारखाने हैं वो, जहां पर भी बिजली बनती है वो, परमाणु ऊर्जा केंद्रों की लगभग लगभग मैं बात कर चुका हूं, ऊर्जा संयंत्रों की भी बात लगभग लगभग पूरी की पूरी कर चुका हूं। तो ये वीडियो हम उसमें खराब करना नहीं चाहते। क्लियर है? तो आपको यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वो पूछ लेना, नहीं तो जो दूसरा टॉपिक है जहां से 1 या 2 नंबर का जरूर आएगा उसकी हम बात करेंगे ही करेंगे, है ना। चलो, हेडिंग लगाओ, जनजातियां, जनजातियां। ठीक है, जनजातियां। जनजाति शब्द का पहली बार प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने किया, गांधी जी ने किया। ठीक है, बिरसा मुंडा को, जो कि मुंडा जनजाति से हैं, बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा विद्रोह हुआ था उसके नेता भी थे झारखंड में, बिरसा मुंडा को धरती आपा, धरती आपा या फिर धरती अप्पा, जनजातियों का पापा हुआ इसका मतलब, की उपाधि दी जाती है बिरसा मुंडा को। ये किससे जुड़े थे? छोटा नागपुर में हुए मुंडा विद्रोह के साथ इनका नाम जुड़ा था, मुंडा विद्रोह में इनका नाम जुड़ा था, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का 8.9% जनजातियां हैं। कितना परसेंट? 8.9% कौन है? जनजातियां हैं, है ना। ये वाली बात याद रखेंगे, और जैसे ये वाली बात याद हो जाएगी वैसे ही एक बात याद रखनी है, भारत की कुल जनजातियों का, भारत की कुल जनजातियों का भारत की कुल जनजातियों का 1.09% उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो आपसे पूछे बिरसा मुंडा, धरती अप्पा, सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह, छोटा नागपुर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल है कितनी जनजातियां? 8.9%। अगर हम अगली बात करें, आप लिख लीजिए, और इसके अलावा हम अगला स्लाइड करेंगे उससे पहले आपको यह आना चाहिए, क्योंकि यहां से 1 नंबर का सवाल बनेगा ही बनेगा। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वो पूछ लो। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे
बड़ी जनजाति गौड़ है। दूसरे स्थान पर आती है खरवार और तीसरे स्थान पर आती है थारू, है ना। तीसरे स्थान पर कौन सी आती है? थारू। अगर आपसे पूछे कि राज्य में सबसे अधिक जनजाति कहां पर हैं, है ना, तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया। सर्वाधिक सर्वाधिक जनजाति वाले जिले, पहला सोनभद्र, दूसरा बलिया और तीसरा देवरिया। अब आपसे पूछेगा किस जिले में बिल्कुल भी जनजाति नहीं है, 14 ही आदमी, वो है बागपत। सबसे कम जनजाति वाले जिले, सबसे कम जनजाति वाले जिले यूपी के, सबसे कम जनजाति वाले जिले कम जनजाति वाले जिले बागपत, 14 ही आदमी है यहां पे। दूसरा है कन्नौज में 15 आदमी हैं। और तीसरा है बदायूं। तीसरा कौन सा है? बदायूं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन से जिले में है? सोनभद्र। सबसे कम जनजाति कौन से जिले में है? बागपत। अब यहां पर यह सवाल तो था बच्चों वाला। अब आपसे ये वाले सवाल थोड़ी पूछेगा, क्योंकि उसको तो आपसे बेहतर कोई ना कोई और मिल जाएगा बताने वाला। अब आपसे पूछेगा कि प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत जिला, सर्वाधिक प्रतिशतता, प्रतिशतता कहां पर है? परसेंटेज में सबसे बड़ा जिला कौन सा? देखो वो तो आपका सोनभद्र ही है। दूसरा ललितपुर, तीसरा देवरिया। सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया। ये बदला है तो केवल सोनभद्र बदला है। फिर आपसे कहे कि भाई ये भी बता दो कि सबसे कम प्रतिशतता, सबसे कम प्रतिशतता किस जिले में है? बागपत में ही है। दूसरे पर आपका कन्नौज ही है और तीसरे पर आपका बदायूं ही है। कौन सा है? बदायूं। बागपत, कन्नौज और बदायूं। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र में, सर्वाधिक जनजातियों का प्रतिशत भी सोनभद्र में, सबसे कम जनजाति बागपत में और सबसे कम जनजाति बागपत में। सबसे कम जनजाति में दूसरा जिला बलिया और प्रतिशत में दूसरा जिला कौन सा है? ललितपुर। यहां पर यह फैक्ट बदला है, यही आपको याद रखना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर हम बात करें तो। यहां पे जहां पे फैक्ट बदला वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़। दूसरी है खरवार और तीसरी है थारू। ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं भाई उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं फिर। पहली है थारू। पहली जनजाति कौन सी है? थारू। सबसे पहले पूछता है कहां पर पाई जाती है? यह गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। पाई जाती है। यह दीपावली को
शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। दीपावली पर यह अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, इसलिए शोक रखते हैं। पूजा करते हैं। क्लियर? दीपावली पर यह अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, इसलिए शोक रखते हैं। यह समाज मात्र सत्तात्मक है। मेट्रियोटिक सोसाइटी है। कैसा है बच्चा? मात्र सत्तात्मक समाज है ये, मतलब माताओं को प्रधानता दी जाती है इनके समाज में। क्लियर है? यह भैरव महादेव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? भैरव व महादेव की पूजा करते हैं। क्लियर है? एक और सवाल आपसे बन जाएगा, यह मछली व चावल खाते हैं। यह कद में नाटे, छोटा कद, चपटी नाक, योगी जी जैसे वाले होते हैं, क्योंकि महाराज जी भी गोरखपुर साइड से ही हैं। उत्तराखंड में भी है ये जनजाति, गोरखपुर के तराई इलाके के अलावा कहां पर है? उत्तराखंड में भी है। तो ये प्रमुख प्रमुख पॉइंट लिख रहे हैं, इनको तो आपको भूलना भी नहीं है ना। अब यहां से कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि यहां पर एक विवाह की प्रथा है, उसको कहते हैं बदला विवाह। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। कौन सी? बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। बदला, तो आपसे पूछ ले बदला विवाह प्रथा कहां पर है, तो थारू जनजाति में। दूसरा, यह सुबह और शाम के भोजन को मिजनी और बेरी कहते हैं। सुबह व शाम के भोजन को मिजनी व बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजनी और बेरी कहते हैं। दोनों शब्दों को अंडरलाइन कर लेना, जो अलग लगता है वहीं से सवाल बन जाता है कभी कभी, क्योंकि अब की बार जब टीसीएस पेपर बनाएगी तो औरों से अलग बनाएगी, है ना। इनका एक विश्वविद्यालय खोला गया है लखीमपुर खीरी में इनके लिए, है ना। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यह शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये तो कोई नई बात तो बता नहीं रहा, लेकिन फिर बता क्यों रहा हूं। यह शिवलिंग की पूजा करते हैं। किसकी? शिवलिंग की पूजा करते हैं। इनका शिवलिंग पत्थर का न होकर अथवा मिट्टी का न होकर बांस का होता है। बांस का होता है ना। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, शिवलिंग पत्थर का न होकर
मिट्टी अथवा बांस का होता है। तो मैंने थारू जनजाति को 2 पन्नों में खूब अच्छे से एलेबरेट करके लिख दिया है। अगर दिक्कत या परेशानी आई तो पूछ लेना, कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा, क्या नहीं आपको क्या नहीं समझ में आया, है ना। एक अंतिम पॉइंट, यह किरात वंश से संबंधित है। किरात वंश, अंतिम पॉइंट यही था। एक जनजाति और है आपकी, उसका नाम है भोक्सा या फिर बुक्सा। भोक्सा या फिर बुक्सा जनजाति। बुक्सा अथवा इसी को कहीं कहीं लिखा देखते हैं आप भोक्सा जनजाति। यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सर्वाधिक है। और बिजनौर वही जिला है जहां से गंगा जी यूपी में पहली बार प्रवेश करती हैं। बिजनौर जिले में सर्वाधिक हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सर्वाधिक है। क्लियर है यहां तक? अब इनकी अगर हम बात करें तो ये अपने आप को राजपूत घराने से बताते हैं, है ना। यह स्वयं को राजपूत घराने से बताते हैं। पंचायत प्रमुख को तख्त कहते हैं। जो इनकी पंचायत का खाप का प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? प्रमुख को तख्त कहते हैं। तख्त कहते हैं, है ना। पंचायत प्रमुख को कौन कहते हैं? तख्त कहते हैं। यह चामुंडा देवी की पूजा करते हैं और इनके यहां रक्त संबंध में विवाह वर्जित है। चामुंडा देवी के पूजक बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह, प्रचलित है इनके यहां, है ना। और एक और बात सुनिए, बहुविवाह विधवा पुनर्विवाह तो प्रचलित है, चामुंडा देवी के प्रवर्तक हैं, पंचायत के प्रमुख को तख्त कहते हैं, स्वयं को राजपूत घराने का बताते हैं। और एक और बात यह है कि इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है। परिवार, और थारुओं का परिवार मात्र सत्तात्मक था, इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है। कैसा होता है? पितृसत्तात्मक। भोजन उन्हीं के जैसा करते हैं, भोजन उन्हीं के जैसा करते हैं, मछली और चावल। थारू भी तो मछली चावल ही खाते थे, ये भी मछली और चावल ही खाते हैं। लिख लो इसको अच्छे से और आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो पूछ लेना। अगला देखो, तीसरी जनजाति माहीगीर। बिजनौर में ज्यादातर है, इस्लाम के अनुयायी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम के अनुयायी हैं, बिजनौर में सर्वाधिक पाए जाते हैं और मछली पकड़ना इनका प्रमुख पेशा है। प्रमुख व्यवसाय। एकमात्र जनजाति यही है जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ है, तो दूसरे पेन से लिखना लाजमी है। महाभारत में इनका
उल्लेख हुआ है। ठीक है, एक अगला जनजाति है अपना, और उस जनजाति का नाम है, उस जनजाति का नाम है उस जनजाति का नाम है खरवार। चौथा, खरवार, मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में ज्यादातर पाई जाती है। कहां पर? मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ज्यादातर पाई जाती है। इनके यहाँ कर्मा डांस करते हैं। नृत्य कौन सा करते हैं ये? कर्मा। देव हैं इनके देवता, वैसे तो शंकर पार्वती नॉर्मली इनकी पूजा तो करते ही हैं ये, शिव तो लिख ही लो, शिव तो इनके भक्त, शिव के भक्त तो ये हैं ही। लेकिन दूल्हा देव, बूढ़ा देव, इनके दो देवता और हैं प्रमुख, दूल्हा देव और बूढ़ा देव, दो देवता और हैं, है ना। तो ये आपको मैंने करवाई हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, और लगभग 11 पन्नों में पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है मैंने। तो एक बारी इन सभी टॉपिक्स को जो मैंने पढ़ाया है आपको, इसको एक बार रिवाइज करके जरूर देखना, और वीडियो कैसा लगा है अंत में ये बताना बिल्कुल मत भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और 2 नंबर का उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम होगा उसमें आने की संभावना बिल्कुल रहेगी, पूरी तरह रहेगी। मेहनत से बना रहा हूं, तो अंत तक जो भी देख रहे हैं उनको सैल्यूट है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अंत में बस यही बोलूंगा, अगर आपकी अंतरात्मा बोले तो ही वीडियो देखने के बाद लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, वरना सब्सक्राइब करने का बेकार में दिल पे पत्थर रख के आप करोगे तो 2 दिन के बाद ऑटोमेटिक मन करेगा कि इसको तो अनसब कर दो। तो अनसब्सक्राइब करने से बेहतर है करना ही मत शुरुआत में। अगर करो तो परमानेंट करो, कंटेंट देखो, क्वालिटी देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो भी करवा रहा हूं अपने रिस्क पे करा रहा हूं। अगर आप लोग इनकी पीडीएफ लेना चाहते हो, क्लास पीडीएफ, तो जीएस विद अरुण सर, ये डॉट मत लगाना, सीधा ही लिख देना जीएस विद अरुण सर। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पर पढ़ा हुआ मिल जाएगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द या तकलीफ हो तो पूछते रहिए। थैंक यू सो मच। राम राम, राधे राधे, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, क्योंकि रात हो रही है। आप जब भी देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी भाषा में भी आप अभिवादन स्वीकार करना चाहिए करते रहिए। नमस्कार।